तो ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को समझनी चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। समुद्रगुप्त का विजय अभियान 6 चरणों में पूरा होता है। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था, इसीलिए V.A. स्मिथ ने अपनी किताब दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने विजय के पहले चरण के अंतर्गत गंगा यमुना के दोहाब के जो राज्य थे उन्हें जीता और इनको जीत करके प्रस्बोधरण ओद व्रत की नीति का पालन किया। इस नीति का तात्पर्य पता है क्या होता है? समूल विनाश कर देना। इसके बाद समुद्रगुप्त आगे बढ़ता है, दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्वी हिमालय के राज्यों को जीतता है। यानी कि समुद्रगुप्त अपनी नीतियों को, अपनी विजयों को इस क्रम में आगे बढ़ा रहा है कि सबसे पहले आस पड़ोस के राज्यों को जीता जाए, कि जब आस पड़ोस के राज्यों को जीत लेगा तो फिर उसके बाद वह दूर के राज्यों को जीतेगा। कितनी बढ़िया नीति थी। समुद्रगुप्त पहले चरण में गंगा यमुना के राज्यों को, दूसरे चरण में पूर्वी हिमालय और तीसरे चरण में, मेरे दोस्त याद रखिएगा, मथुरा से लेकर नर्मदा नदी तक जो आठविक जातियां रहती थी, जिन्हें हम जंगली जातियां कहती थी, इन्हें जीता। इनको जीत करके इनके साथ परिचार की कृत की नीति का पालन करता है, यानी कि जीत करके इन्हें अपना दास बना लिया। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के चौथे चरण में दक्षिणी भारत आता है, क्योंकि अब मध्य भारत के माध्यम से दक्षिणी भारत में प्रवेश का द्वार खुल चुका था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने तीसरे चरण के अंतर्गत मथुरा से नर्मदा नदी की आठविक जातियों को जीत करके दक्षिणी भारत का मार्ग प्रशस्त किया। चौथे चरण में दक्षिणापथ के 12 राज्यों को वह पराजित करता है और यहां पर इन राज्यों के साथ वह नीति अपनाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, अंग्रेजी में कहें रिलीज एंड कैप्चर पॉलिसी, यानी कि जीत करके इनको छोड़ दिया, कहा हम आपके ऊपर दया भावना दिखा रहे हैं। यह थी इसकी चौथी चरण की नीति। पांचवा चरण इसके अंतर्गत आया, क्योंकि अब समुद्रगुप्त की विजय हो रही थी, पूरा भारत का अधिकांश भूभाग समुद्रगुप्त की जय जयकार कर रहा था। तो जो विदेशी शासक भारत में शासन करते थे, चाहे वह शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे XYZ कोई और हो, इनको डर लगने लगा कि कहीं समुद्रगुप्त हमें पराजित नहीं कर दे। तो पांचवें चरण के अंतर्गत यह खुद विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के पास आते हैं, कहते हैं माई बाप माफ कर दो, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमें छोड़ दो। तो इन्हें आत्मनिवेदन और कन्योपायन की नीति अपनाई। इन्होंने कहा, विदेशी राजाओं ने समुद्रगुप्त से, माई बाप माफ कर दो, गलती हो गई, हमारे बेटी है, इस बेटी का विवाह आपके साथ कर देते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त ने जब विदेशी राजाओं को अपने अधीन लिया, तो अंतिम छठे चरण के अंतर्गत जो सीमांत राज्य बचे हुए थे, जिनको वह ये मान के चलिए अब बचे हुए राज्यों को जीतने के लिए उसने छठे चरण को अपनाया। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार हम समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार को देखते हैं, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो उसके दरबारी हरिशेन ने लिखी है, हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक हुआ करता था, संस्कृत भाषा में लिखी, ब्राह्मी लिपि में लिखी, कुल मिलाकर 33 पंक्तियां हैं। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर ही हमें प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलती है। इस प्रयाग प्रशस्ति में मेरे प्यारे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता और पृथ्वी पर पहला वीर बताया गया है। तो ये था समुद्रगुप्त का इतिहास। इसीलिए कहा जाता है, कुछ बातें याद रखिएगा, समुद्रगुप्त हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। इसलिए भी याद रखा जाता है कि भारत में वीणा बजाने वाला एक राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ सोने के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा वादक के रूप में जाना गया है। 3 ऐसे राजा हुए हैं जो वीणा वादन करते थे, समुद्रगुप्त हुआ है, मेवाड़ के राणा कुंभा हुए हैं, और एक मुगल शासक हुआ है औरंगजेब। क्या यह बात क्लियर हो गई?